हेलो स्टूडेंट्स, जीपीसी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कविता अग्रवाल, अप्लाइड फिज़िक्स, सब्जेक्ट कोड 1002 का चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ। इस चैप्टर 5 का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। अभी तक जो हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है वो क्या था? हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था हीट एंड टेम्परेचर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हमने देखा था कि हीट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हीट की यूनिट, जो एनर्जी की यूनिट होती है, जूल, वो होती है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ऊष्मा जो होती है, इट इज़ द टोटल एनर्जी पजेस्ड बाय दैट सिस्टम। जबकि टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? दैट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से हो सकता है: चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाए और उस पदार्थ को ऊष्मा देने पर उस पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं नियर बाई वो गर्म होंगे। वो गर्म होने पर ऊर्जा मिलेगी, उनकी ऊर्जा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, कंपन करने का जो आयाम है, वो बढ़ जाएगा। जब वो आयाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो पास वाले पार्टिकल या मॉलिक्यूल से टकराएंगे और जब वो टकराएंगे तो वो अपनी ऊर्जा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जैसे ही ऊर्जा मिली, उसके कंपन का आयाम बढ़ जाएगा और वो अगले अणु से टकराएगा। इस तरह से एक अणु दूसरे अणु को अपनी ऊर्जा देगा, दूसरा अणु तीसरे अणु को ऊर्जा देगा। हालांकि ये जो सारे अणु हैं, इनका जो मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, परंतु इस विधि के अंदर, चालन विधि के अंदर, हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम के अणु जो हैं वो अपनी माध्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं और ये चालन विधि के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो जनरली सॉलिड्स में होता है और मेटल्स जो होते हैं वो ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। जबकि एयर, वुड वगैरह, ये इनका हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती हैं और वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो जब सॉलिड्स में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? जनरली कंडक्शन विधि के द्वारा होता है। तो लिक्विड्स एंड गैसेस, जिन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं, इनके अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण जिस विधि के द्वारा होता है वो विधि कहलाती है कन्वेक्शन, संवहन। तो कन्वेक्शन क्या है, ठीक है, वो समझेंगे और उसके बाद में हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे। तो चालन तो पहले समझा था, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कन्वेक्शन, संवहन। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। मतलब इसके अंदर पदार्थ स्वयं गतिशील होकर और ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किस में होता है ये? इट इज़ पॉसिबल इन फ्लूइड्स ओनली। फ्लूइड्स में जो है किसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? कन्वेक्शन विधि के द्वारा होता है। और कन्वेक्शन जो है इट कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। अब नेचुरल विधि में जो कन्वेक्शन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस तरह से होता है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो बताऊंगी। जैसे ये जो है आप देख रहे हैं, ये हमने एक सोर्स है हीट का,
ये बर्तन रखा है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर मान लीजिए कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ से ऊष्मा ऊपर उठी, ठीक है। ये किस विधि के द्वारा जा रही है इसकी भी अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ से ये बर्तन अगर मेटल का है ये गर्म हो जाएगा कंडक्शन विधि के द्वारा। इसके अंदर जो लिक्विड है वो जब गर्म होगा, जब ये गर्म होगा तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो इस बर्तन के बिल्कुल संपर्क में आ रहे हैं नीचे के, ये गर्म होने पर क्या होंगे, यहाँ पे इसका एक्सपांशन होगा। हम जानते हैं कि क्या होता है, एक्सपांशन होगा। गर्म होने पर एक्सपांशन होगा मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम होने से ये हल्के हो जाएंगे और हल्का होने से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे गर्म हुए थे वो ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है। जब नीचे के गर्म अणु ऊपर चले जाएंगे तो जो नीचे जगह खाली हुई है उस जगह को ऊपर का ठंडा जो लिक्विड है वो आके जगह ऑक्यूपाई करेगा। अब जब ठंडा जो नीचे जल आया या लिक्विड जो है वो आया तो वो फिर से यहाँ से ऊष्मा प्राप्त करेगा, वो गर्म होगा। जैसे ही वो गर्म होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी और वो ऊपर की ओर उठेगा। वो ऊपर उठेगा और ऊपर से इधर से ठंडा जल नीचे आता जाएगा। इस तरह से ये जो विधि है जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, पूरे द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, इस विधि को कहते हैं कन्वेक्शन, संवहन। तो कन्वेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हर अणु यहाँ आया, गर्म हुआ, ऊपर चला गया गर्म होके, ठंडा अणु नीचे आ जाता है। जैसे ही वो गर्म होता है वो अपनी जगह चेंज कर लेता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। तो हर मॉलिक्यूल, इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ यहाँ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर हो रहा है। जबकि कंडक्शन में हमने क्या देखा था, कंडक्शन में हम कह रहे थे कि एक मॉलिक्यूल आया। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा डायग्राम की, कंडक्शन विधि में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, इसको हमने, ये रॉड है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इस एंड को अगर हम गर्म कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ के मॉलिक्यूल गर्म हुए, ये गर्म होंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इनका कंपन करने का ये आयाम बढ़ेगा। ये आयाम बढ़ेगा तो ये अगले अणु से टकराएंगे और अपनी ऊर्जा अगले अणु को दे देंगे। फिर ये अगले अणु का कंपन का आयाम बढ़ जाएगा और वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र कर देगा। परंतु हर अणु की जो पोजीशन है, मीन पोजीशन, माध्य अवस्था, उसमें परिवर्तन इस कंडक्शन विधि में नहीं होता है। जबकि संवहन, कन्वेक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल गर्म हो रहे हैं वो ऊपर उठते जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग द फ्लूइड द पार्ट ऑफ इट नियर द फ्लेम गेट्स हीटेड अप and expands, due to which it becomes less dense and consequently rises up। ठीक है, जब फ्लूइड को गर्म करते हैं तो फ्लेम के नज़दीक जो है लिक्विड वो गर्म हो जाता है, उसमें एक्सपांशन होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर उठ जाता है। एंड द अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेसेस इट, और जो ठंडा जो पार्ट है वो इसकी जगह ले लेगा। अब दिस ऑल्सो गेट्स हीटेड अप, ये जो ठंडा जो नीचे आया ये भी गर्म हो जाता है। एंड राइजेज अप, तो ये भी ऊपर उठ जाएगा। एंड इज़ रिप्लेस्ड बाय द कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड, अब उसकी जगह जो दूसरा ठंडा जो पार्ट है वो नीचे आएगा और वो उसकी जगह ले लेगा और वो भी गर्म होगा। इस तरह से सो इट इज़ लाइक ए साइकिल दैट कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन until and unless the entire fluid is heated up। तो ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती कब तक, जब तक कि पूरा फ्लूइड जो है, फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस, वो गर्म नहीं हो जाते हैं। द एयर टू गेट्स हीटेड अप बाय दिस प्रोसेस, यहाँ हमने लिक्विड की बात की तो एयर जो है, एयर भी इसी प्रोसेस के द्वारा, एयर के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। द एयर नियर द हीट सोर्स
गेट्स हीटेड अप एंड राइजेज। जो हीट सोर्स के नज़दीक की जो एयर है वो गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द साइड्स स्लाइड्स टू ऑक्यूपाई द स्पेस। तो जो ठंडी हवा है वो साइड से नीचे आती है, वो उसकी जगह ले लेती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरह से हवा में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी ब्रीज, जो जहाँ पर बहुत लार्ज वाटर कैपेसिटी वाली बॉडीज़ हैं, जैसे जहाँ समुद्र है, उन शहरों में क्या होता है, उन जगह क्या होता है कि दिन के टाइम, डे टाइम के अंदर ये लैंड जो है ये जल्दी गर्म हो जाती है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी उतना गर्म नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट जो है क्या है, कम है, किसकी तुलना में, ज़मीन की तुलना में। तो पानी का टेम्परेचर कम बढ़ा है, ज़मीन का टेम्परेचर डे टाइम में ज़्यादा हो जाता है। जब ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऊपर से सूर्य से रेडिएशंस आ रहे हैं, उनकी गर्मी के कारण ये जो ज़मीन है इसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसके जो संपर्क में जो एयर है वो गर्म होगी। जैसे ही वो गर्म होगी वो ऊपर उठेगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई। आप जानते हो जो कम घनत्व वाली चीज़ होती है वो ऊपर उठ जाती है। जैसे पानी में तेल डालो, तेल का घनत्व कम होता है तो वो ऊपर रहता है और पानी के उसके नीचे रहता है। इसी तरह से हवा गर्म होने से हल्की हो गई और हल्की होने से वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, अब जब ये यहाँ से हवा ऊपर चली गई तो यहाँ जगह खाली हो गई। इस जगह को कौन भरेगा, जो सी के ऊपर, अब चूँकि सी के ऊपर जो हवा है, समुद्र के ऊपर जो हवा बह रही है उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर क्या है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना ज़मीन का बढ़ा है। तो यहाँ की हवा ठंडी है, ये ठंडी हवा बह के इधर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जब ठंडी हवा यहाँ आ गई, ये भी थोड़ी देर में गर्म हो जाएगी, ये ऊपर उठ जाएगी, फिर इधर से ठंडी हवा और आएगी। और इस तरह से क्या होगा, जहाँ समुद्र है उन किनारों पर दिन में जो है उतना गर्म नहीं होता। इट इज़ बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। ठीक है, तो ये जो है ये विधि है, ये किसके द्वारा हो रही है, ये पूरा मैकेनिज्म, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, संवहन के द्वारा ये सी ब्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से नाइट टाइम में क्या होता है, रात को समुद्र जो है, ठीक है, अब रात को क्या हुआ, सूर्य चला गया, ठंडा हो गया बाहर, तो अब जल्दी से ज़मीन गर्म भी जल्दी हो रही है और ज़मीन ठंडी भी जल्दी होगी। समुद्र गर्म भी देरी से हुआ और ठंडा भी देरी से होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो अब ये जब ठंडा हो गया तो यहाँ की हवा क्या हो गई, ठंडी हो गई रात के टाइम पर, और यहाँ की हवा गर्म है। तो क्या होगा, ये जो गर्म हवा है ये ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठेगी, तो यहाँ जो जगह वेकेंट हुई है उसको कौन भरेगा, इस ज़मीन के पास की जो हवा है, ठंडी हवा, वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हवा का सर्कुलेशन होगा। और यहाँ पर जो समुद्र के किनारे जो जगह हैं वहाँ का तापमान जो है वो न दिन में ज़्यादा होता है न रात में ज़्यादा कम होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। और एक एग्ज़ाम्पल कैंप फायर होता है। कैंप फायर जहाँ लकड़ी जला देते हैं और आसपास सर्दी के दिनों में आग के पास में बैठ जाते हैं, तपते हैं, ताप लगाते हैं ना। तो अब उस कैंप फायर के अंदर जो है कैसे हमको जो गर्मी महसूस होती है वो कैसे आती है,
मान लीजिए इस कैंप फायर में ये यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होगी तो क्या होगा, हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उठेगी। अब यहाँ जो कोई बंदा इधर खड़ा है और वो ऊपर हाथ रख के ताप रहा है, तो उसको जो गर्मी मिल रही है वो किस विधि के द्वारा मिल रही है, कन्वेक्शन विधि के द्वारा मिल रही है। पर जो इधर साइड में जो हैं उनको जो ऊष्मा मिल रही है वो कौन सी विधि के द्वारा मिल रही है, विकिरण के द्वारा मिल रही है। क्योंकि इधर हवा के मूवमेंट से नहीं मिल रहा है, यहाँ सीधा विकिरणों को हम और पढ़ेंगे विकिरण में क्या होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जब ये जो जहाँ आग जलाई है उसके ऊपर अगर हाथ ऊपर है ना, थोड़ा दूर रख के और अगर हम खड़े होते हैं और तपते हैं हमारे हाथों को, तो वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, कन्वेक्शन, संवहन के द्वारा। The hotness which we feel around a campfire is all that convection currents heating up your hand. The heat comes from various kinds of heat transfers such as radiation. But while placing your hand above a campfire, a lot of convection current rises up towards you. तो जब हम ऊपर रखते हैं कैंप फायर के यहाँ ऊपर की तरफ अगर हमारा हाथ होता है तो बहुत सारे कन्वेक्शन करंट जो है वो हमारे तक पहुँचता है और इस तरह से हमारे हाथ को वो गर्मी देता है। तो बहुत और देखिए एग्जाम्पल कन्वेक्शन का। हमने देखा आपके घरों में आप देखते होंगे हर कमरे में नीचे खिड़की होती है, ठीक है। और खिड़की के अलावा अभी एसीज जहाँ होने लग गए तो वहाँ जनरली वेंटिलेटर्स नहीं लगाए जाते हैं, पर नॉन एसी जो कमरे होते हैं उनमें नीचे विंडो होती है और ऊपर क्या होता है, वेंटिलेटर होता है। अब क्या होता है, क्यों वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं और नीचे खिड़की होती है, इसमें भी संवहन का रोल है, ठीक है। कमरे में हम जो हैं फैमिली मेम्बर्स बैठते हैं, फैमिली मेम्बर्स की ब्रीदिंग की वजह से, गर्मी की वजह से यहाँ जो हवा है कमरे की वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। जब वो गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। क्यों उठेगी ऊपर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ने से उसका एक्सपांशन हो रहा है, विसरण हो रहा है, और एक्सपांशन होने से उसका घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा, वो हल्की हो जाएगी, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर वेंटिलेटर्स खुले हैं तो ये हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। गर्म हवा जो होगी वो क्या होगी, वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब इस गर्म हवा जो यहाँ नीचे है उसको कौन ऑक्यूपाई करेगा, बाहर से ठंडी हवा अंदर आएगी खिड़की के थ्रू और यहाँ ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस तरह से गर्म हवा ऊपर से निकल जाती वेंटिलेटर से और ठंडी हवा खिड़की के थ्रू कमरे में प्रवेश करती है। तो a good example of convection current is the warm air that rises towards the ceiling in your house. The process happens as the warm air is said to be less dense than that of the colder air. क्योंकि गर्म हवा जो है वो less dense होती है किसकी तुलना में, ठंडी हवा की तुलना में। तो ये जो डे टू डे लाइफ में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं संवहन विधि के, वो हमने डिस्कस किए। साथ ही हमने डिस्कस किया संवहन विधि क्या होती है। तो चालन और संवहन ये अब दो चीज़ हम अब तक समझ चुके हैं। मेरे अगले लेक्चर में मैं आपको ऊष्मा के स्थानांतरण की तीसरी विधि विकिरण, रेडिएशन के द्वारा किस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसके बारे में बात करेंगे। तीनों विधियों में एक बार फिर से कंपैरिजन करेंगे और कई अच्छे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।